जब ये लोग सुनेंगे भी ना इस पॉडकास्ट को, तो कई लोग गाली देने लगेंगे, अच्छा तो तू क्या चाहता है कि भाई हिंदू लड़कियां मुसलमानों से शादी कर लें। हाय, दिस इज अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट। क्या पॉलिटिशियंस का प्रेशर होता है और ऐसी सिचुएशंस में आईएएस ऑफिसर्स ज़्यादातर फंसते हैं? आप फंसे हैं कभी? ना, हमेशा लोग हम पॉलिटिशियंस को ख़राब बोलते हैं, बट पॉलिटिशियंस वैसे ही होते हैं जो जनता चाहती है हमसे। तो मैंने कहा यार मेरे चाचा वहाँ नाच रहे हैं ढोल नगाड़ा बजा के, ये लड़का आईएएस बन गया है, यहाँ लोगों को पता ही नहीं आईएएस क्या होता है। ज़िंदगी में पहली बार क्लास 10th में उन्होंने चप्पल पहना था। क्लास 10th में चप्पल? क्लास 10 तक उन्होंने ज़िंदगी में चप्पल ही नहीं पहना था ना, उन्होंने देखा था चप्पल कैसा होता है। तो मेरे फादर को मैंने नहीं बताया था क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन देते हैं, मेरे से झेला नहीं जाता। इस उम्र में भी? इस उम्र में भी डैड इज ऑलवेज अ डैड, वो तो हमेशा ही रहेंगे। तो डरते हो आप अपने पिताजी से? बहुत ज़्यादा। पापा के अखबार से वो फिल्म वाला पन्ना फाड़ दो। फोटो आपने बहुत टाइम तक हटाई भी नहीं? नहीं, अभी भी नहीं हटाई है। अच्छा, अभी भी नहीं हटाई? नहीं, उस फोटो में कुछ गलत है नहीं। आप ऑब्जर्वर बने हो कहीं के और आपने अपनी फोटोग्राफ खिंचाई और आपने जनता को बताया कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। बहुत ढेर सारे लोग बताते हैं और अभी भी आप देखोगे इस इलेक्शन में भी बहुत से लोगों ने बताया कि मैं ऑब्जर्वर बना हूँ। इसके पहले के इलेक्शन में भी बताया। तो अगर आप गूगल करोगे तो बहुत ढेर सारे ऑब्जर्वर्स की आपको फोटो दिखेगी। तो आपने उनको भेजा क्या कि देखो इन लोग को अब बोलो? नहीं, मैंने नहीं भेजा, क्योंकि जिस इंसान को पहली बार में समझ नहीं आया उसको, वो मेरे से बड़े हैं इतने बड़े लोग, तो उनको मैं क्या समझाऊं। किसी भी काम को करने के लिए ना, अगर आप सच में उस काम को करना चाहते हो, पूरी शिद्दत से करना चाहते हो, तो कभी भी प्लान भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही वो आ जाए, वो अंकल, हम लोग इतना चिढ़ जाते थे कि यार ये कहाँ से आ गया पनौती। ये कौन से साल की बात है? ये 2013। तो 2013 में यूपी में पहले बुलडोजर आपने यूज किया? सर, ये लड़ाई खत्म करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। हाँ, बट उसका मुझे बहुत बवाल झेलना पड़ा, बहुत रिपरकशन झेलने पड़े उसके। तो सरकार से दबाव आया क्या? बहुत ज़्यादा बड़े एक्शन भी हो गए मेरे ऊपर। ट्रांसफर हुआ? हाँ, सब कुछ हो गया। तो कितने टाइम में आ गया था आपको ट्रांसफर का नोटिस? 3-4 दिनों में। अच्छा, 3-4 दिन। उस टाइम पे आपके जूनियर्स ने आपको देखा होगा तो बहुत कुछ सीखा होगा कि भाई ऐसे करना है और नहीं करना चाहिए ऐसे। अच्छा, ऐसे? तो किसी का आता है कि सर आपने व्हाट नॉट टू डू। अच्छा, अजय देवगन ने दृश्यम 2 में लाश छुपाई थी ना, उसने नहीं बताया कहाँ है लाश छुपी है। मैंने मलबा छुपा दिया। वाह, फुल रील मटेरियल है। तो मेरा क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बताइए, जय शाह सही चला रहे नहीं बीसीसीआई? कमेंट करके बताइए और ये क्लिप जय शाह तक पहुंचाइए। अच्छा, आपकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या है? फेवरेट पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन? वेल डन अभिषेक। वेल डन अभिषेक। अच्छा, दिल्ली में एक इलाका है मुखर्जी नगर। देश भर से हजारों लोग यहां पर हर साल आते हैं, कमरा किराए पर लेकर आईएएस बनने की तैयारी करते हैं। इस जगह को आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स का तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं। हाँ, यहां रहने के लिए ना कुछ अलग उसूल है, अलग नियम है। क्या होता है ना कि कमरा किताबों से सजा रहता है इन सारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का। खाने का बिल ये लोग टाइम पे भरे ना भरे, लेकिन इंटरनेट का बिल ये लोग जरूर टाइम पे भर देते हैं। सुबह द हिंदू अखबार के साथ इन लोग की शुरू होती है और रात करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है उसके साथ खत्म होती है। थोक के भाव में यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सब इसलिए ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आईएएस अफसर बन सके। आईएएस देश की सबसे बड़ी सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक। कहते हैं कि अगर 18 घंटे नहीं पढ़े तो भूल जाओ डीएम और कलेक्टर की कुर्सी, आप उस पर कभी नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन क्या यह सचमुच सच है? क्या स्ट्रगल होती है एक आईएएस बनने के पीछे? क्या मोटिवेशन होता है? और फिर जब बन गए तो क्या एक आईएएस की जिंदगी उतनी ही ऐश भरी होती है जैसे कि हमारे माँ बाप अक्सर हमको समझाते हैं कि बन जाओगे तो लाइफ ऐश में कटेगी? आज के इस पॉडकास्ट में इन सारे ही सवालों, इनफैक्ट इससे भी और अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग सवालों के जवाब हमको मिलने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ टीआरपी पे यानी द रौनक पॉडकास्ट पर आईएएस अफसर से एक्टर, फिर सोशल एंटरप्रेन्योर, फिर टाइम्स 40 अंडर 40 और इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है। प्लीज वेलकम अभिषेक सिंह। कैसे हैं आप? थैंक यू, एकदम बढ़िया रौनक। हाउ आर यू? गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जौनपुर के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और एक बार जय जौनपुर बोल दीजिए। जय जौनपुर। जय जौनपुर। अच्छा अभिषेक सर, ये बताइए मेरे को कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अब एस्पिरेंट्स वगैरह आता है और आईएएस की जिंदगी के ऊपर कोई सीरियल वगैरह आता है, ये आईएएस लोग ऐसे होते हैं या थोड़ा अलग होता है सब? पता नहीं, अब हर एक डायरेक्टर का अपना अलग टेक है।
बट जहाँ तक मुझे याद है सरफरोश में जैसा आमिर खान जी ने पोर्ट्रे किया था, वो काफ़ी हद तक एक आईपीएस ऑफिसर वैसा होता है। अच्छा। वरना अभी थोड़ा फैंसी है क्या अभी जैसे जैसा सिंघम में दिखाते हैं, जैसा सिम्बा में दिखाते हैं, वैसे नहीं होते। जी जी जी। और क्योंकि क्या है ना कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जैसे एक छोटे से जिले से एक लड़का जब आईएएस बनने आता है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो उसको तोड़ने की कोशिश करती हैं, वो क्या कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बार बार उसको बोलते हैं मत करो, रुक जाओ? तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये होता है कि हर साल करीब 20 से 25 लाख लोग बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। उतने लोग प्रीलिम्स में अपेयर होते हैं, उतने लोग फॉर्म भरते हैं। उसके बाद कई लोगों की हिम्मत टूट जाती है, वो फॉर्म तो भर देते हैं बट एग्ज़ाम नहीं दे पाते। फिर वो एग्ज़ाम देते हैं, कई लोग उसमें से फिर छट जाते हैं। फिर मेंस में करीब 10,000 लोग सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद फिर इंटरव्यू में छट जाते हैं। फिर उसके बाद तब फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन में रैंक नीचे आ जाती है तो फिर आईएएस नहीं बन पाते। तो ऐसे बहुत कुछ होता जाता है। तो ये हर एक स्टेप पर एक कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको बार बार ये पुश करता है कि या तो और ट्राई करो या छोड़ दो। या बिल्कुल, ये और दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है। इतने ज़्यादा लोग किसी एग्ज़ाम में नहीं बैठते और इतने कम सिलेक्शन उस एग्ज़ाम में नहीं होते। तो इतना कम सिलेक्शन हो रहा है, उसके बावजूद इतने ढेर सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। क्या रीज़न है? रीज़न ये, इट इज़ द मोस्ट सॉट आफ्टर सर्विस ऑफ आवर कंट्री, इट इज़ द मोस्ट प्रीमियर सर्विस ऑफ आवर कंट्री। इससे बड़ी सेवा भारत सरकार आपको नहीं दे सकती और वर्ल्ड में बहुत रिकग्नाइज्ड है। एग्ज़ाम जैसा होता है वो आपको आपके पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट को टेस्ट कर लेता है। तो इसमें इट इज़ आई कैन से दैट द ब्राइटेस्ट माइंड्स आर ओनली एबल टू क्लियर इट, द ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट सिंसियर एंड द मोस्ट हार्ड वर्किंग माइंड्स। रिसेंटली एक डिबेट भी चालू हुई, डिस्कशन चालू हुआ, जहाँ पर ये कहा जाने लगा या फिर किसी स्टेटमेंट को ऐसा इंटरप्रेट किया गया कि क्या इस प्रोफेशन को ज़्यादा ग्लोरीफाई तो नहीं किया गया, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत कम ही उस समंदर को पार करके दूसरे किनारे पे पहुंच पाते हैं। बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। तो ये जो ओवर ग्लोरिफिकेशन है इस प्रोफेशन का, क्या ये सचमुच होता है या फिर लोगों को जल्दी समझ में आ जाना चाहिए मुझसे नहीं होगा, या शुरू में ही समझ में आ जाना चाहिए? और दो ना एकदम अलग एस्पेक्ट हैं आपके क्वेश्चन के। एक तो यह है कि क्या ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और दूसरा एस्पेक्ट है कि क्या लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इसको जल्दी छोड़ दें। तो इसका ग्लोरिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, ग्लोरिफिकेशन बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि भारत सरकार की सबसे प्रीमियर सर्विस है, सबसे बड़ी सेवा है। तो उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं होगा तो इसका मतलब कि आप एक्चुअली आ करके देश के लिए काम नहीं करना चाहते। और अगर ग्लोरिफिकेशन हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे युवाओं में आगे बढ़ करके देश के लिए और समाज के लिए काम करने की वो चाहत है। तो ये बहुत अच्छा साइन है हमारे समाज के लिए। बट सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या ये एटीट्यूड सब एस्पिरेंट का होता है कि उसको समाज के लिए कुछ करना है? क्योंकि एक वर्ड है भौकाल कि भाई पावर आ जाती है उससे। ये कितने लोगों की सोच होती है? क्या लगा, कभी ऐसा लगा? अगर आप इस सोच से आते भी हो, हाँ, अगर आप 1% इस एस्पेक्ट को सोच करके आते हो कि यार मेरे को भौकाल मिलेगा, मेरे को पावर मिलेगी, तो जब आप सर्विस में आते हो ना तो आपका दिमाग ठीक हो जाता है। ओके, तो आपको समझ आ जाता है कि ये जो भौकाल है वो आपका कुछ भी नहीं है। आप बहुत ही एक छोटे से प्यादे हो इस पूरे इतने बड़े सिस्टम में, और आप चाहे रहो चाहे ना रहो, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपके कोई मायने नहीं है। हाँ, अगर आप काम करना चाहते हो, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो ये सिस्टम आपको बाहें फैला करके आपको एक्सेप्ट करता है। राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर के भौकाल मारना चाहते हो और आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ मैं स्टाइल मारूं, तो फिर इस सिस्टम में जगह नहीं है। परफेक्ट। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, वो आपको हटा करके आगे आ जाएंगे। कमिंग बैक टू ग्लोरिफिकेशन वाला पार्ट, तो आप ये कह रहे हैं ग्लोरीफाई करना भी चाहिए क्योंकि एक ऐसा काम है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भरा हुआ भी है और ये इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है सोसाइटी के हर एक हिस्से पे। बिल्कुल। सो ग्लोरीफाई तो करना चाहिए। दूसरा, कब समझ जाना चाहिए किसी एस्पिरेंट को कि भैया बस हो गया, अब नहीं करना चाहिए? मैं इस पक्ष में हूँ कि अटेम्प्ट्स ना बहुत लिमिटेड होने चाहिए और एज लिमिट भी कम होनी चाहिए, जो कि बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो करके ना आप बहुत ढेर सारे यूथ की एनर्जी को सेव करोगे। ओके, अगर आप लगातार लेट्स से अगर 30 साल एज है तो आप 30 साल तक अटेम्प्ट करते रहोगे। अगर वही एज आपकी घटा करके 28 साल कर दी जाए तो आप सिर्फ 28 साल तक अटेम्प्ट करोगे, आपके 2 साल लाइफ के बच जाते हैं जी। तो और ऐसे कितने लोगों के बचेंगे? अब अगर हर साल 20 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं और आप एक
एवरेज ले लो कि शायद उसमें से 5 लाख लोग 28 से 30 के बीच में हो, तो 5 लाख लोग अगर हर साल आप उनको बाहर करते हो, उनका जीवन और अब बेहतर करते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे उनका नहीं होने वाला, तो ऐसे कितने लोग निकल करके आएंगे जो जिनका आप एनर्जीज यूटिलाइज कर सकोगे मेन स्ट्रीम समाज में। तो हमें वो थोड़ा सा ऐसा सोचना चाहिए, बट गवर्नमेंट्स जनरली नहीं ले पाती क्योंकि वो उनके अंदर इतनी विल पावर नहीं होती है, क्योंकि जनता एज अ होल इसको नेगेटिवली परसीव करती है। लोगों को लगता है कि यार मेरे चांस चला जाएगा। तो आप जितने भी पॉलिटिशियंस को देखोगे वो हमेशा कहेंगे कि जी एज बढ़ा दो और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा दो। सर आपका कौन से अटेम्प्ट में हो गया था? फर्स्ट। क्या रिएक्शन था घर वालों में? आपको एक्सपेक्टेड था हो जाएगा? नहीं, मुझे तो एक्सपेक्टेड था। अच्छा था? मुझे तो हाँ, वाह, मुझे तो बिल्कुल पूरी तरह से लगता था कि हो जाएगा। बहुत खुश थे एक्चुअली। बहुत किसी भी परिवार के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है, और गांव में मेरे तो ढोल नगाड़े बज रहे थे कि भाई लड़का IAS हो गया है। तो एक आपको कमाल का किस्सा सुनाता हूँ मैं। जैसे हम लोग का जब सिलेक्शन होता है ना, तो उसके बाद हम लोग भारत दर्शन पे जाते हैं। तो उस भारत दर्शन में हम लोग को अलग अलग ज़िलों में जाना होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ अटैचमेंट होता है। तो उस समय भारत दर्शन पे हम लोग मुंबई गए थे, तो हम और पूरा बैच हमारा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हमें मूवी की शूटिंग देखनी है, तो हमारे कुछ बैचमेट्स हम लोग चले गए मूवी की शूटिंग देखने के लिए। तो वहाँ पे रेस 2 या रेस 3 की शूट हो रहा था। ठीक है। तो उसमें सैफ थे, आई डोंट नो रेस 2 में थे या 3 में थे। तो सैफ थे, जैकलीन थी, दीपिका, जॉन, ये सब लोग थे। तो हम लोग बैठे थे, रमेश तौरानी जी प्रोड्यूसर थे। तो सैफ गॉट वेरी क्यूरियस कि हम लोग ये बड़े यंग से लड़के आए हुए हैं और इनके लिए बड़ा चाय नाश्ता इनकी आवभगत हो रही, कौन है ये, कौन है? तो उन्होंने अपनी कुर्सी उठाई और वो आ गए हमारे पास। तो उन्होंने आके पूछा, हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? तो बोले वी आर गुड। तो बोलते, आई जस्ट हर्ड दैट यू आर सम ऑफिसर्स, सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू? तो हम में से एक ने बोला कि भाई वी आर IAS ऑफिसर्स। भाई IAS बहुत प्राइड से बंदा बोलता है कि आप IAS ऑफिसर बने हो। तो कहते हैं कि आई एम सॉरी, आई डोंट नो, प्लीज पार्डन मी फॉर माई इग्नोरेंस, बट आई डोंट नो व्हाट एन IAS ऑफिसर इज। ओके। वो लाइन मैंने सुनी और मैं इतना बड़ा मेरे को झटका लगा। मैंने कहा पूरी ज़िंदगी ना मैं अपने घर वालों से सुनता आ रहा था कि भाई IAS ऑफिसर बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर वो बन जाओगे तो इतने बड़े बन जाओगे कि पता नहीं क्या ही हो जाओगे। और यहाँ पे एक तबका ऐसा है जो देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, इतने ढेर सारे IAS ऑफिसर्स आए, काम करके चले गए, और कोई भी एक ऐसा IAS ऑफिसर इनसे कभी मिला ही नहीं, या ये कभी नहीं मिले, या सुने भी। तो इनको कभी काम ही नहीं पड़ा किसी IAS ऑफिसर से आज तक ज़िंदगी में। इनको पूरी सर्विस ही नहीं पता, आप पोस्ट तो छोड़ो। तो ऐसे भी लोग हैं। तो मैं तब मुझे समझ आया कि यार हम कुछ बने नहीं हैं। ये गांव में भले ही हमारे नगाड़े बज रहे होंगे, ढोल बज रहे होंगे, बट एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी आज भी ऐसा है जिसके हमारे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता जिसको। तो वो बहुत बड़ा लेवलर था कि बेटा नीचे आ जाओ, तुम कुछ भी नहीं हो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए, उन्होंने उनको भी कुछ नहीं समझा, तो तुम तो क्या ही हो। तो वो बहुत बड़ा लेवलर था, बहुत बड़ा शौक था। मैंने कहा यार मेरे चाचा वहाँ नाच रहे हैं ढोल नगाड़ा बजा के, ये लड़का IAS बन गया है। यहाँ लोगों को पता ही नहीं IAS क्या होता है। सोचो सर, कुछ नोटिस भिजवा देते ना आप लोग, कुछ कर देते। नहीं, वो अच्छी बात है। आप सोचो ये अच्छी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया आपकी सलामी ठोके आपको कि यार आप IAS ऑफिसर बन गए। आपने किसी के ऊपर एहसान थोड़ी किया है बन करके, आपने अपने ऊपर एहसान किया अगर किया है तो ये एटीट्यूड तो हमेशा ही रखना चाहिए। उसके बाद फिर सैफ अली खान से मिले हो गए आप? हाँ मिले, दोस्ती हो गई उसके बाद। और उसके बाद तो बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता IAS ऑफिसर क्या होता है, बट वो पहला शौक था क्योंकि वो पहली बार मैंने सुना था किसी से। हम तो जिस सोसाइटी से आते हैं, यूपी, बिहार, ये सब लोग तो हमेशा IAS IPS के बारे में जानते हैं। बट मुंबई में अगर आप जाओगे, दिल्ली में भी इनफैक्ट, जो बहुत ही एलिट क्लास है, उनको नहीं पता IAS ऑफिसर क्या आता है। उनको पोस्टिंग ज़रूर पता है कि अच्छा आप म्यूनिसिपल कमिश्नर हो। जो IAS वही होते हैं क्या जो म्यूनिसिपल कमिश्नर बनते हैं? IAS क्या होते हैं? फिर उन्होंने भी पूछा ये पुलिस कमिश्नर जो होते हैं ये इसी से बनते हैं? मैंने कहा नहीं, वो IPS ऑफिसर्स बनते हैं। अच्छा इनकम टैक्स कमिश्नर? मैंने कहा नहीं, वो IRS ऑफिसर बनते हैं। तो आप लोग क्या बनते हो? हमने कहा म्यूनिसिपल कमिश्नर। हाँ म्यूनिसिपल कमिश्नर मैं जानता हूँ। ओके,
तो हो सकता है पोस्टिंग जानते हैं, राइट, बट सर्विस नहीं जानते। अच्छा, अब आप क्योंकि मुंबई जाते हो और आप कई बड़े बड़े पर्सनालिटी से भी मिलते हैं, आप सलमान खान के साथ आपकी पिक्चर्स आती है, एकनाथ शिंदे जी के साथ आपकी पिक्चर आती है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, गौतम अडानी के साथ आपकी पिक्चर आती है, तो ऐसे सारे आईएएस ऑफिसर्स की आती है, इतना भौकाल होता है या आप का कुछ वैसे पर्सनल भी रिलेशन हो? नहीं, भौकाल नहीं। मैं जब से मैंने ज़िंदगी शुरू की है, मेरी हमेशा चाहत रही है कि मैं उन लोगों से मिलूं जिन लोगों ने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव किया है। ठीक है। और मैं खुद से एफ़र्ट्स करके उनके पास जाता हूं और उनके पास बैठ करके समझना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या डिफरेंट किया जिसकी वजह से जो वो चाहे वो अचीव कर पाए। तो शायद उससे कुछ लर्निंग लेकर के मैं भी कुछ सीख सकूं और मैं कुछ कर सकूं। तो बस सिर्फ यही मंशा है मेरी, लोगों से मिलने की। परफेक्ट। सर, कमिंग बैक टू कि आईएएस के लिए जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, जो सवाल अब मैं पूछने जा रहा हूँ वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्या कोई प्लान भी होना चाहिए किसी एस्पिरेंट का? आपका किसी भी काम को करने के लिए ना, अगर आप सच में उस काम को करना चाहते हो, पूरी शिद्दत से करना चाहते हो, तो कभी भी प्लान बी नहीं होना चाहिए। ओके। अगर आपने प्लान बी के बारे में सोचा है, इसका मतलब कि आपके मन में खुद में कहीं ना कहीं शंका है कि आप ये काम नहीं कर पाओगे। तो एक गाना था ना कि सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, वैसे करना चाहिए। आप आगे जाओ, आगे बढ़ो। नहीं होता है आप ये सोचो कि अगर नहीं हुआ ना तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए। उस तरीके से, उस शिद्दत के साथ, उस जुनून के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। ओके। जितने भी लोग हैं ना, अगर सपोज 10 सीटें हैं, अगर एक भी सीट है तो आपको ये प्रूव करना है कि भाई सबसे ज़्यादा जुनूनी आदमी मैं हूँ, सबसे ज़्यादा जुनून मुझ में है, मुझसे ज़्यादा जुनून किसी में नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा जुनूनी आदमी होगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो वो जुनून किस चीज़ के लिए होता है? उस प्रोफाइल के लिए होता है, उस सर्विस के लिए होता है, उस पावर के लिए होता है, या कोई और फैक्टर है क्या? सबका अलग अलग रीज़न से हो सकता है। मुझे मेरे फादर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इस कॉन्सेप्ट से, इस फैक्ट से कि सर्विस एग्जिस्ट करती है। ओके। तो मेरे फादर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद फिर उन्होंने ही कहा कि तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है। तो मैंने कहा क्यों बनना है आईएएस ऑफिसर? तो मेरे फादर स्टेट पुलिस सर्विस से थे। स्टेट पुलिस सर्विस एक छोटी सर्विस होती है, उससे आप फिर प्रमोट होकर आईपीएस बनते हो। तो उनका बहुत मन था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। तो उन्होंने कहा बेटा मेरा बहुत मन था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, और मैंने जब से नौकरी करी है मैंने यही हमेशा सपना देखा है कि मेरा बेटा एक दिन आईएएस ऑफिसर बनेगा। मैं तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरा बेटा बने। तो मेरे लिए उनकी वो जो आवाज़ थी कि उन्होंने इतना जीवन में संघर्ष किया, एक जॉइंट फैमिली को उन्होंने लेकर के पाला, एक जॉइंट फैमिली में पैदा हुए थे, उसके बाद फिर आगे बढ़े, इतने लोगों को, इतने परिवारों को उन्होंने एक साथ लेकर के हम लोगों को पाला। ज़िंदगी में पहली बार क्लास 10th में उन्होंने चप्पल पहना था। क्लास 10th में चप्पल? क्लास 10 तक उन्होंने ज़िंदगी में चप्पल ही नहीं पहना था ना, उन्होंने देखा था चप्पल कैसा होता है। तो क्लास 10th में ज़िंदगी में पहली बार उनको चप्पल मिला पहनने को। तो उस परिस्थितियों से आए थे। तो और जब उन्होंने कहा कि भाई तुम, मेरा एक सपना है कि तुम बेटा मेरा ये सपना पूरा कर दो, तो वो सपना मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा बन गया, किसी भी चीज़ से ज़्यादा बड़ा बन गया कि मैंने कहा यार मेरे को अपने पिता का सपना पूरा करना सबसे पहले जी। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा जुनून था। किसी के लिए कुछ और जुनून हो सकता है, किसी के लिए जुनून हो सकता है कि भाई मेरे को अपनी मम्मी को प्रूव करना है, मेरे को अपने पापा को प्रूव करना है, मेरे को अपने वो आपको खुद को प्रूव करना है, मेरे को देश की सेवा करनी है, मेरे को समाज की सेवा करनी है, मेरे को नंबर बनाना है। कई अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक पिक्चर आपकी वायरल हुई थी गुजरात में विधानसभा चुनाव के बाद, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। उसमें जाए बगैर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या सिस्टम ये चाहता है कि एक ऑफिसर ऐसे ही तरीके से रहे? अगर वो उसको थोड़ा सा भी लाइन चेंज करता है तो क्या उसको नोटिस आती है या उससे जवाब मांगा जाता है? सिस्टम भी चाहता है और समाज भी चाहता है। आप अगर समाज को भी देखो तो जो हमेशा हम लोग कहते हैं मॉरल पुलिसिंग, उसमें सिस्टम तो इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें तो हमारा समाज इन्वॉल्व होता है। जज कर लिया जाता है, पहले जज कर लिया जाता है, या समाज एक पर्टिकुलर वे में देखता है। तो ये हर एक समाज की अपने खुद के कुछ नॉर्म्स हैं। उसी तरह से ये इंडिया का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसके भी कुछ अपने नॉर्म्स हैं जी। बट वो नॉर्म्स क्या हैं कि डिपार्टमेंट के हिसाब से हैं। अब सपोज एक डिपार्टमेंट में उसी सोच के कुछ लोग आ गए तो वो उस तरीके को ठीक मांगने लगेंगे। अगर उसी डिपार्टमेंट में कुछ दिन बाद ऐसे लोग आए जो थोड़े बहुत ओपन माइंडेड हैं तो उनके लिए शायद इस तरीके की मॉरल पुलिसिंग कुछ भी नहीं रहेगी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि उस टाइम पे आपका बॉस कौन है। ओके।
वरना ऐसे कोई फर्मा नहीं, ऐसे कोई खांचा नहीं है कि ऐसे ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो बाद में वो फोटो आपने बहुत टाइम तक हटाई भी नहीं? नहीं, अभी भी नहीं हटाई है। अच्छा, अभी भी नहीं हटाई? नहीं, उस फोटो में कुछ गलत है नहीं। आप ऑब्जर्वर बने हो कहीं के और आपने अपनी फोटोग्राफ खिंचाई और आपने जनता को बताया कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। बहुत ढेर सारे लोग बताते हैं और अभी भी आप देखोगे इस इलेक्शन में भी बहुत से लोगों ने बताया कि मैं ऑब्जर्वर बना हूँ। इसके पहले के इलेक्शन में भी बताया। तो अगर आप गूगल करोगे तो बहुत ढेर सारे ऑब्जर्वर्स की आपको फोटो दिखेगी। तो आपने उनको भेजा क्या कि देखो इन लोग को, अब बोलो? नहीं, मैंने नहीं भेजा, क्योंकि जिस इंसान को पहली बार में ही समझ नहीं आया उसको, वो मेरे से बड़े हैं इतने बड़े लोग, तो उनको मैं क्या समझाऊं। फिर उनसे मिले आप फिर कभी? एक कहावत है ना कि बॉस इज ऑलवेज राइट। करेक्ट, ये बात तो तो सही है। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हमें एक अच्छा जूनियर बन के रहना है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जब तक आप नौकरी में रहते हो जी। जब तक आपको नौकरी करनी है। अगर आपको नौकरी नहीं करनी तो आप कुछ भी करो जी। ऑल्सो सर, एक IAS ऑफिसर के लिए जो सबसे मुश्किल भरा पल होता है वो ये होता है कि जनता के लिए क्या सही है और जनता के लीडर के लिए क्या सही है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना उस ऑफिसर को, क्योंकि उसी को एग्जीक्यूट करवाना है। तो क्या पॉलिटिशियंस का प्रेशर होता है और ऐसी सिचुएशंस में IAS ऑफिसर्स ज्यादातर फंसते हैं? आप फंसे हैं कभी? अब आपको एक मैं क्लासिक एग्जांपल दूं कि जनता ना, हमेशा लोग हम पॉलिटिशियंस को ख़राब बोलते हैं, बट पॉलिटिशियंस वैसे ही होते हैं जो जनता चाहती है उनसे। तो हम लोग छोटे छोटे, जब आप भी छोटे रहे होगे, हम सब, तो हमारे सबके घर में एक ऐसे अंकल आते होंगे जो आते होंगे और बेटा कैसे हो, कभी आकर के चॉकलेट दे दी, कभी आकर के 10 रुपये दे दिए कि बेटा तुम ये जाओ कोल्ड ड्रिंक पी लेना, कभी घुमाने लेके चले गए कि चलो बेटा आइसक्रीम खिला दे, और मस्ती करके चले जाते थे। फिर कुछ ऐसे अंकल आते थे जो आते ही सीधे पूछते थे, अरे भाई साहब देखा आपने आजकल बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कंपटीशन बहुत हो गया है, या करके ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं नहीं, अब तो बोर्ड आने वाला है इनका, आप देखते हो तो पापा कुछ भी करो, ए क्या कर रहे हो तुम लोग, टीवी बंद करो, चलो इधर आओ, हमेशा घूमते रहते हो, भाई साहब जरा देखिए इन लोगों का आज का होमवर्क किया कि नहीं। तो ऐसे अंकल आते रहेंगे ना आपके? जी जी जी, बिल्कुल, है ना। तो जैसे ही वो आ जाए वो अंकल, हम लोग इतना चिढ़ जाते थे कि यार ये कहाँ से आ गया पनौती। और आज भी हम लोग इतने बड़े हो गए, आज भी अगर आप पीछे याद करो तो आपको दोनों में से कौन से अंकल अच्छे लगते हैं? चॉकलेट वाले। चॉकलेट वाले। उन्होंने कभी आके नहीं पूछा होगा बेटा तुमने क्या पढ़ाई की, तुम्हारे 10th में कितने नंबर आए, तुमने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, क्या बनना चाहते हो आगे, कुछ मतलब नहीं उनको। वो आते हैं क्योंकि वो खुद मस्त रहते हैं, तो आकर के वो चॉकलेट पकड़ा देते हैं, टॉफ़ी खिला देते हैं, मस्ती में घुमा करके चले जाते हैं। तो जनता को भी ऐसे ही लोग पसंद होते हैं जो आएँ, ऐसे घुमाएं फिराएं चले जाएँ। अगर आप आकर के जनता को समझाने लगे ना कि बेटा तुम्हारे अंदर मेरिट है कि नहीं, तुम्हारे अंदर मेरिट नहीं तो तुम्हें कैसे नौकरी मिलेगी। लेकिन ऐसे लोग जो आगे, बेटा तुम्हें नौकरी दे दूंगा चिंता मत करो, अरे वाह दे देंगे थैंक यू। उनको कोई लेना देना नहीं है, मेरे को नौकरी कैसे मिलेगी भाई, मैं कैसे कमाऊंगा, मैंने कुछ सीखा नहीं है, मुझे बिज़नेस का भी नहीं आता, मैं अपना बिज़नेस कैसे सेटअप करूंगा। अगर लेकिन आप इतनी बातें बताने लगे तो जनता आपसे गुस्सा होने लगेगी, क्योंकि वो गुस्सा एक्चुअली आपका नहीं है, वो गुस्सा अपने ऊपर है, उसको खुद नहीं पता, उसको पता है कि उसको नहीं पता, बट चूंकि आप आके उसको रियलाइज़ करा रहे हो कि वो छोटा है और उसको नहीं पता, वो अज्ञानी है, तो वो उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी कि यार मेरे को जाके मेहनत करनी है, उस डायरेक्शन में जाएगी कि यार तेरे सामने नहीं आना मेरे को, अब तो तू मेरे सामने से हट जा। तो अब एज एन IAS ऑफिसर आपको पता है कि आपके ऊपर का नेता ने तो ऐसे लॉलीपॉप दिया हुआ है। अब वो बंदा आता है कि जी मेरे को लॉलीपॉप दे दो, मुझे पता वो लॉलीपॉप लेके जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होना उसका। लेकिन क्या करोगे आप, क्योंकि जनता ने खुद ही चुन करके भेजा है कि मेरे को हर दिन लॉलीपॉप दो, तो हर दिन उसको लॉलीपॉप मिल रहा है। एज एन ऑफिसर यू नो कि इट इज़ नॉट राइट। करेक्ट, मतलब इट माइट नॉट बी द करेक्ट वे इस टाइम पे। हो सकता है आप कुछ किसी और तरीके से आओ, क्योंकि हम लोग अलग तरीके से पले बढ़े हैं, हम लोग अलग तरीके से सोच में आगे बढ़े हैं, हमें पता है कि काम कैसे होता है, किसी चीज़ को अगर पाना है तो कैसे मेहनत करनी है। राइट। बट आप उनको अगर सब्ज़बाग दिखाओगे, आप उनको ऐसे ड्रीम्स दिखाओगे जो अनअचीवेबल हों, तो कल जा करके चलो फ्रस्ट्रेशन होगा उनको। बट आज तो आप दिखा करके खुश हो रहे हो, आज सब मस्ती में है। तो एक ऑफिसर कैसा लीडर एक्सपेक्ट करता है? एक ऑफिसर ना कि लीडर की एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं होती। वो सिर्फ ये चाहता है कि यार जो काम उसको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली, आपने जो भी स्कीम्स बनाई हैं, आप उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट करो। ऑब्वियसली सिंस वी हैव बीन सेलेक्टेड
थ्रू मेरिट, तो हम लोग हमेशा इस चीज़ को पसंद करते हैं कि लोग मेहनत करें और मेहनत करके कुछ अचीव करें। हम नहीं चाहते कि पॉपुलिस्ट मेजर्स हों कि आपको फ्री में कुछ दे दिया। इस तरह की बहुत ढेर सारे लोग इलेक्शन जीतने के लिए करते हैं, पॉपुलिस्ट मेजर्स अपनाते हैं। वो हम लोग को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हमें दिखता है कि यार आप स्टेट का बजट घटा रहे हो, ये पैसा यहाँ पे जा रहा है और ये फ्री में जा रहा है, ये लोग भी कदर नहीं कर रहे हैं, ये बर्बाद हो रहा है। अगर आप बजाय इनकी स्किल्स बढ़ाओगे, इनको कुछ सिखाओगे, इनका ओरिएंटेशन चेंज करोगे कि यार ये मेहनत करें, अपना कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, अपने आप को और तराशना पड़ता है जी। ये सारी बातें अगर आप समझाओगे इनको, तो शायद इस ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। बट उतना कौन करेगा? जी, आपके करियर में कोई ऐसा काम आपको लगता है एज एन आईएएस ऑफिसर जो आपने किया हो और आपको लगता है कि अगर वो एक अच्छा काम हुआ था और वैसा और भी लोगों को करना चाहिए अपने अपने लेवल पे, हालांकि बहुत लोग करते हैं, बट जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहें? नहीं, बहुत से काम किए मैंने। एक जो मुझे लगता है समहाउ मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे ना एनक्रोचमेंट्स बिल्कुल नहीं पसंद। एनक्रोचमेंट्स, ओके। सरकारी लैंड पे। और एनक्रोचमेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एनक्रोचमेंट्स एक तो जो आपका नॉर्मल लेआउट है किसी भी सिटी का, उसको डिस्टर्ब करते हैं। उसकी वजह से बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। प्लस आपकी गवर्नमेंट लैंड जो इतनी महंगी है वो एनक्रोच्ड है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक तरीके से लॉक्ड है। और वो आप देखोगे पॉलिटिशियंस बहुत सॉफ्ट होते हैं उस पर। अगर आप कभी भी एनक्रोचमेंट हटाओगे तो सबसे पहला फ़ोन आपको लोकल पॉलिटिशियन का आएगा कि साहब ये गरीब हैं बेचारे, यहाँ पे रह रहे हैं, क्यों इनको बेघर कर रहे हैं, और ये आज से नहीं, ये 10 सालों से रह रहे हैं। तो वो लॉजिक बन जाता है कि जी आपने 10 साल पहले नहीं हटाया, उसके बाद आज तक नहीं हटा, तो अब रहने दो उसको, जो होगा देखा जाएगा। वो समहाउ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो मैं हमेशा कहूँगा लोगों को कि यार सबसे पहले उस पर देखो, बट वो हटाने के लिए, खुद से हटाने के लिए तो बहुत गट्स चाहिए, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी जी, तब तक हटाने नहीं दिया जाएगा, और आप हटाने की कोशिश करोगे तो आप हट जाओगे। करेक्ट। सो ऐसा कुछ किया था आपने उस टाइम पे जहाँ पे आपने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया था जहाँ पे इसके अगेंस्ट कुछ किया हो? मैं मथुरा में पोस्टेड था, वहाँ पे महावन तहसील है, वहाँ पर मैं एसडीएम था। तो एक बार मेरे पास 2 वकील साहब लोग आए लड़ते लड़ते कि भाई इन्होंने हमारा चेंबर में कब्ज़ा कर लिया, इन्होंने हमारे चेंबर में कब्ज़ा कर लिया। तो मैंने अपने तहसीलदार साहब को बुलाया, मैंने कहा कि कैसे कब्ज़ा कैसे कर लिया इन्होंने? कहते हैं सर ये तो दोनों लोगों ने इलीगल चेंबर बना रखे हैं। अच्छा, दोनों ही ने? हाँ, और ये ऐसे करते रहते हैं। तुम दोनों ने कब्जा कर रखा है? हाँ। तो मैंने कहा कि इन दोनों ने बना रखे हैं? कहते हैं हाँ सर। कहता है फिर सर इन दोनों ने क्या? तो सारे के सारे वकील जो अपने यहाँ बैठे हैं अंदर तहसील में, ये सारे इलीगल ही तो हैं, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये तो स्टेट गवर्नमेंट की है, तहसील की है। इसके अंदर तो किसी को अलाउड ही नहीं अपना चैम्बर बना करके बैठे जी। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? ये 100 से 150 वकील अंदर ऐसे ही बना करके बैठे हुए हैं। कहते हैं हाँ सर, लेकिन इनसे कौन लड़ेगा? मैंने क्यों? तो कहते हैं कि नहीं सर, आप इनसे तो लड़ ही नहीं सकते, नहीं तो बहुत तेज़ हैं, और अगर आपने इनको कर दिया तो फिर ये आपके खिलाफ विद्रोह कर देंगे, धरना कर देंगे, हड़ताल कर देंगे। तो मैंने कहा तो क्या हो जाएगा हड़ताल कर देंगे तो कहते हैं साहब आप देख लीजिए अगर आपको करना है तो। मैंने कहा नहीं, इनको आप एक काम करो, इनको नोटिस दो कि भाई ये खाली करें। तो अगले दिन नोटिस दे दिया कि भाई आप बताइए कि आप इस ज़मीन पे कैसे बैठे हुए हैं, किस अधिकार से बैठे हुए हैं, कल तक आप अपना स्पष्टीकरण दें हमें। तो स्पष्टीकरण तो कुछ नहीं दिया। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो इतनी ज़्यादा भीड़, इतना प्रेस मीडिया, और मेरे ऑफिस का मेन गेट बंद कर दिया और वहाँ नारे लग रहे हैं कि अभिषेक सिंह मुर्दाबाद। तो मैंने पूछा क्यों भाई? कहते जी आपने नोटिस दे दिया। मैंने कहा नोटिस दे दिया तो इसमें नारे लगाने की क्या ज़रूरत है यार, नोटिस का जवाब दो। सही बात है। ये अभिषेक सिंह मुर्दाबाद क्यों बोल रहे हो? कहते कि नहीं आप हमको कैसे हटा देंगे? मैंने कहा मैं हटा कहाँ रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जी आप यहाँ पे किस अधिकार से बैठे हैं, ये बता दीजिए। कहते नहीं तो वकील कहाँ जाएगा? अरे मैंने कहा मेरे भाई मैं आपसे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ जाओगे, मैं आपसे ये सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ये तहसील की ज़मीन है, इसको आप मानते हो तहसील की ज़मीन है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा यहाँ पे किस अधिकार से बैठे हो, आपको किसने अधिकृत कर दिया, किसने आपको ऑथराइज कर दिया यहाँ के बैठ जाइए? कहते नहीं जी तो हम कहाँ जाएँ? तो मैंने कहा इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हो उल्टा, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। करेक्ट। तो चिल्लाने लगे सब लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फिर वहाँ पे विधायक आ गए लोकल, और कई लोग आ गए, बहुत बवाल होने लगा। फिर मुझे भी फ़ोन आया कि भाई इस मामले को ख़त्म करो, क्यों इस तरह से कर रहे हो, वैसा ऐसा।
फिर मैं अपने ऑफिस में बैठ गया किसी तरह से, तो 1-1.5 घंटा लग गया मुझे अपने चेंबर तक आने में। फिर तो भी सब बाहर आके बोलने लगे कि आप क्या करोगे, आपका क्या इरादा है जी। मैंने कहा भाई मुझे तो अभी खुद ही नहीं पता, मैं तो सुबह सुबह ऑफिस आ रहा हूँ और अभी मुझे सोचने का मौका दो क्या करना है। तो मैं बैठा हुआ था, फिर मैंने तहसीलदार से डिस्कस किया, कहता सर देखा आपने, मैंने आपसे कहा ही था ये ऐसे करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा यार लेकिन ये तो बहुत गलत बात है, तो क्या किया जाए। अच्छा उसमें नोटिस में ये था कि अगर आपने 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं दिया तो 24 या 48 घंटे हमने टाइम दिया था, तो हम उसको अगले दिन उखाड़ के फेंक देंगे खुद से ही। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि सर ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं, अब कुछ तो करेंगे आगे। तो 2 दिन तो हमने कुछ नहीं किया। ओके। तीसरे दिन मैं आया और मैंने रात में ट्रकें बुलवाई और बुलडोज़र बुलवाया और सारे 100 चेंबर मैंने रात में उखाड़े और उखाड़ करके उसका मलबा उठाया, ट्रक में डाला और उसको जा करके शहर के बाहर फेंकवा दिया। ये कौन से साल की बात है? ये 2013। तो 2013 में यूपी में पहले बुलडोजर आपने यूज किया? सॉरी। तो नेक्स्ट डे जब वकील आए तो मुझे किसी ने, एक हमारे पुराने एसडीएम साहब थे रिटायर्ड, तो उन्होंने कहा कि सर अगर आपको ये करना है तो आप ऐसा करना कि वो मलबा ना मिले, क्योंकि अगर वो मलबा मिलेगा ना तो वो मलबा दिखा करके मीडिया दिखाएगी कि देखो ये मलबा, इन्होंने इतना अत्याचार किया जी। और फिर वो आएंगे धरना देंगे उसी के ऊपर कि यार देखो ये मलबा ऐसे ऐसे है। तो आप अगर वो मलबा गायब कर दोगे तो वो धरना किसके ऊपर देंगे, उनके पास कुछ रहेगा नहीं। मैंने कहा यार ये बात तो बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट डे जब वो आए तो एकदम ही सरप्राइज हो गए कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो भी क्या बोले, सब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अब कहीं बैठने की भी जगह नहीं है, ना कोई स्टूल छोड़ा, ना मैंने कोई चेयर छोड़ी, जहाँ पे उन्होंने बढ़िया टीन शेड बना करके अपना कूलर वूलर लगा रखा था, सब कुछ ही मैंने गायब कर दिया। तो बहुत नाराज़ हो गए, उन्होंने सीएम तक जा करके शिकायत कर दी कि देखिए ऐसा ऐसा कर दिया, इन्होंने इतना अत्याचार किया जी। मैंने कहा इसमें अत्याचार क्या है, ये तो सरकार की ज़मीन है और सरकार का अधिकार है उसको वापस लेने का। कोई इसको मैं थोड़ी लेके जा रहा हूँ अपने घर। सही बात। मैं तो एसडीएम थोड़ी दिनों के लिए आया हूँ, फिर चला जाऊँगा यहाँ से। कम से कम मैंने आपकी तहसील खाली कर दी, साफ़ कर दी। अब आप लोगों की लड़ाई झगड़ा भी ख़त्म हो गया। हर दिन आप लोग लड़ते थे कि कौन सा वो किसका है चेंबर। सर ये लड़ाई ख़त्म करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। खैर आपने तो अपने अधिकार के क्षेत्र में काम किया कि जो आपका था बंदा तो वो आपने किया। हाँ, बट उसका मुझे बहुत बवाल झेलना पड़ा, बहुत रिपरकशन झेलने पड़े उसके। तो सरकार से दबाव आया क्या? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़े एक्शन भी हो गए मेरे ऊपर। ट्रांसफर हुआ? हाँ, सब कुछ हो गया। तो कितने टाइम में आ गया था आपको ट्रांसफर का नोटिस? 3-4 दिनों में। अच्छा 3-4 दिन में। कोई वकील कॉल करता है क्या वहाँ से? नहीं, वकील तो सब मेरे को याद करते हैं बड़े। अब तो क्या इतना ज़माना बीत गया। तो वापस से बन गया वहाँ पे वकीलों का चेंबर या? कुछ लोगों ने धीरे धीरे, पहले तो बहुत दिनों तक बनाना नहीं शुरू किया। अच्छा। उनको लगा अभिषेक सिंह दोबारा ना आ जाए। बट फिर धीरे धीरे तो ये जो एक्शन था आपका और उस टाइम पे आपने जो ये इस तरीके से इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया, उस टाइम पे आपके जूनियर्स ने आपको देखा होगा तो बहुत कुछ सीखा होगा कि भाई ऐसे करना है और नहीं करना चाहिए ऐसे। अच्छा ऐसे। तो किसी का आता है कि सर आपने व्हाट नॉट टू डू। अच्छा व्हाट। ओके, तो कोई करता है आपको अभी फोन, सर आपसे सीखा है सर? हाँ, तो जैसे जो भी एसडीएम जाता है वहाँ पे मेरे को फोन करता है। अच्छा। हाँ, कहता है सर आज तक आपके चर्चे होते हैं यहाँ पे। तो वो जो किया ना मैंने ऐतिहासिक था। फिर वो पूछने लगे मलबा का, मैंने कहा वो तो नहीं बताऊंगा अब। कहाँ गया? अजय देवगन ने दृश्यम 2 में लाश छुपाई थी ना, उसने नहीं बताया कहाँ है लाश छुपी है। मैंने मलबा छुपा दिया। सो आईएएस अभिषेक सिंह और एक्टर अभिषेक सिंह, ज्यादा फुलफिलिंग क्या था या है? सॉरी, ज्यादा फुलफिलिंग अभिषेक सिंह होना है। वो अपने आप में कितना फुलफिलिंग है। वाह, फुल रील मटेरियल है। नहीं बट क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने उसमें काम शुरू किया, जब आप एक अफसर बने, तो उस टाइम पे अपने चैलेंजेस होंगे और अलग अलग सिचुएशंस होंगी, उसको डील करने के लिए अलग तरीके के प्रेशर को हैंडल किया होगा। फिर जब आप एक्टिंग की तरफ बढ़े तो आपने बहुत सारी चीज़ें सो आप सोचते हैं क्या व्हाट वाज बेटर, क्योंकि दोनों ही चीज़ आपने देखी है? जब से मैंने होश संभाला ना, मैंने कभी ज़िंदगी को ना प्रोफेशन से डिफाइन करना सोचा ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा कि अभिषेक सिंह आईएएस बनेगा या अभिषेक सिंह एक्टर बनेगा। अभिषेक सिंह आईएएस की नौकरी करेगा, आईएएस बनेगा इज़ अ डिफरेंट थिंग, आईएएस की नौकरी करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। अभिषेक सिंह एक्टिंग करेगा, एक्टर बनना इज़ अ डिफरेंट
नोशन ऑल टुगेदर। तो मैंने सोचा मैं ज़िंदगी में हर वो काम करूँगा जो मुझे पसंद है। अब वो चाहे एक्टिंग की फील्ड में हो, चाहे पेंटिंग की फील्ड में हो, चाहे PR की फील्ड में हो, वो चाहे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में हो, वो चाहे राजनीति की फील्ड में हो, वो चाहे सरकार की नौकरी करने की फील्ड में हो। बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं वो बन गया जी। मैं ही हूँ। मेरा जब जो मन कर रहा है मैं वो कर रहा हूँ। मैंने हमेशा से ऐसी ज़िंदगी सोची है। अब रही बात कि क्या ज़्यादा फुलफिलिंग है, तो जो भी मैं जिस वक्त कर रहा होता हूँ वही सबसे ज़्यादा फुलफिलिंग है। जैसे इस वक्त सबसे ज़्यादा फुलफिलिंग है ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं। पर एक चीज़ और है जो आपके हिसाब से फुलफिलिंग दिखती है हमको सोशल मीडिया पे, जौनपुर को लेकर यू वेरी पैशनेट। क्या प्लान्स हैं आपके जौनपुर को लेकर? जौनपुर को मैंने बोला है कि मैं विश्व का सबसे प्रसिद्ध ज़िला बनाऊंगा। तो जब से मैंने बोला तब से लोग हंस रहे हैं कि यार क्या कमाल की, मतलब क्या सियाटल बनाओगे क्या जौनपुर को? क्या शंघाई? दिल्ली तो लंदन बन नहीं पाया। हाँ, दिल्ली तो लंदन बन नहीं पाया, मुंबई सिंगापुर नहीं बन पाया, और कहाँ हम शंघाई बनाना सोच रहे थे, क्या क्या सोच रहे थे, तो वो तो बन नहीं पाया। अभी आप जौनपुर को क्या बनाना चाह रहे हो? तो हमारा नारा है कि संगठित, समृद्ध और प्रसिद्ध। तो संगठित मतलब एक साथ रहे। ये मैं हमेशा से चाहता हूँ कि हमारे देश में जाति, धर्म, क्लास, इन सब का ना भेदभाव ख़त्म हो जाए। हम एक दूसरे को ना सिर्फ एज ए इंसान जाने, कभी ये ना सोचें कि भाई ये किस कास्ट का आता है। तो अगर आप यूपी में जाओगे और ईस्टर्न यूपी में जाओगे स्पेशली, मतलब ये जो बेल्ट है, ये नॉर्दर्न बेल्ट, यहाँ पर कास्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो आप जब भी बात करोगे आप देखोगे वोट जो पड़ रहे हैं वो कास्ट के ऊपर पड़ रहे हैं। लोग जाति धर्म पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं कि इससे मतलब ही नहीं कि आप क्या हो, आपकी जाति क्या, आपका धर्म क्या, उसके बाद फिर वो आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे। आप कितने भी अच्छे आदमी हो बट उनकी पसंदीदा जाति या धर्म के नहीं हो तो आप पसंद ही नहीं आओगे उनको। वो बेचारे खुद से मजबूर हैं कि अरे यार शिट, ये बंदा तो बड़ा अच्छा है यार, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर कास्ट का होता ना तो मज़ा ही आ जाता, फिर तो मेरा दोस्त बनता। बट क्या ही करें यार, ये उस कास्ट का निकल गया, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब हम इसको दोस्त नहीं बना सकते। तो ऐसी लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस मैं दिमाग की ना ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने दिल्ली में ऐसे कई लोगों को देखा कि वो अपनी बेटी की शादी ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं यार बेटा बस लड़का IAS होना चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, चलेगा। तो मैं शॉक्ड हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा अच्छा मुसलमान भी हो चलेगा? कहते हैं हाँ। तो एक हिंदू पिता मुसलमान लड़का ढूंढ ले, ये बहुत शॉकिंग है आज के लिए। बट उनके दिमाग में है ही नहीं, उनके जहन में नहीं है। तो ऐसा क्या हम लोग के भी जहन में कभी आएगा? हम लोग भी क्या कभी इस सोच से ऊपर निकल पाएंगे कि एक ब्राह्मण पिता आए और बोले कि यार मेरे को कोई भी लड़का चाहिए IAS, मुझे सुननी ही नहीं है कि उसकी कास्ट क्या है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता वो दलित है, वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, वो वैश्य है, बनिया है, कायस्थ है, क्या है, मुझे नहीं पता फ़र्क पड़ता। ऐसा होगा क्या है? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम उस सोच पे जा ही नहीं पाते। अगर आप देखोगे, अगर जब ये लोग सुनेंगे भी ना इस पॉडकास्ट को, तो कई लोग गाली देने लगेंगे, अच्छा तो तू क्या चाहता है कि भाई हिंदू लड़कियां मुसलमानों से शादी कर लें? तो ये चाहता है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप अपने पसंद के व्यक्ति के साथ रहो बिना किसी बायस के, उसके पीछे वो बायस ना आए। और फेथ जो है ना, रिलीजन, ये बहुत पर्सनल चीज़ होती है। इसको क्यों इतना ज़्यादा वोकल बनाते हो, उसको बाहर लेकर के आते हो, उसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें क्यों करते हो? इससे अचीव क्या होता है भाई? अगर आपको ज़्यादा बातें करनी है तो आप मेरिट की बातें करो, तरक्की की बातें करो, प्रोग्रेस की बातें करो। आप बोलो यार मेरी पर्सनैलिटी में क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं ना, थोड़ा बताओ ना यार। रौनक आप इतना अच्छा बात करते हो, इतना अच्छा बोलते हो, कैसे आपने सीखा, कितना प्रैक्टिस करी आपने? ये सब बातें करें ना हम आपसे, बजाय इससे कि मैं आपसे पूछूं कि रौनक आप ये बताओ आपके फादर किस कास्ट के हैं, कहाँ के रहने वाले हो आप, कहाँ पढ़े, किस किस कास्ट के लोगों से आपके साथ आपकी दोस्ती है, आपकी वाइफ किस कास्ट की है, ये सब हम क्यों पूछें? तो ये जो सोच है ना, ये उस एरिया में बहुत से लोगों की है जी। मैं चाहता हूँ कि ये हटे, संगठित हों हम, समृद्ध हों, हमारे पास पैसा आए, रिसोर्सेज आएँ, हम लोगों के जीवन में खुशहाली आए, और प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रसिद्ध होगे तो आपका स्टेचर बढ़ेगा, आप लोग आपको जानेंगे। वो एक अलग तरीके की आपको एक्नॉलेजमेंट देता है, अलग तरीके की फीलिंग देता है। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। तो अब संगठित और समृद्ध
बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है। मैंने कहा मैं प्रसिद्ध पहले कर देता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे संगठित और समृद्ध भी कर देंगे। पर आपने अभिषेक जी कास्ट की बात करी, रिजर्वेशन पे क्या ओपिनियन है आपका? रिजर्वेशन पे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए। जहाँ तक मेरी समझ कहती है, रिजर्वेशन इसलिए होता है क्योंकि आपने कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कास्ट को कहा है या ऐसा देखा है या ऐसा समझा है उनको कि भाई इनको थोड़े उत्थान की ज़रूरत है। अब वो उत्थान की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उनको सदियों से उसी नज़रिए से देखा गया है, उसी नज़र से देखा गया है। तो उस पर्टिकुलर कास्ट के लोग भरे समाज में आकर के अपनी कास्ट का नाम प्राउडली नहीं ले सकते। तो अब चूंकि समाज ने इस तरीके से आपकी कास्ट को ही टैबू मान लिया है कि भाई यहाँ पे कुछ कास्ट ऐसी हैं, अगर उस कास्ट के आप होगे तो आप अपने आप को प्राउडली नहीं कह पाओगे कि यार मैं इस कास्ट का हूँ। वो प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड नहीं आएगी। बट अगर आप ठाकुर होगे, ब्राह्मण होगे, तो आप बहुत बोलोगे यार मैं तो वॉरियर क्लास का हूँ जी, मैं तो भाई ब्राह्मण हूँ, आप एकदम सीना ठोक करके बोलोगे। तो उन लोगों को भी ये प्राइड मिल जाए, ये सेंस ऑफ प्राइड मिल जाए, तो वो कैसे मिलेगी? वो तभी मिल सकती है जब उस समाज के लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएं और जो टॉप की पोजीशंस हैं समाज की, सरकार की, वहाँ पर रहें और कुछ वर्षों तक रहें, ताकि उनका मनोबल बढ़े और उनके अंदर वो सेंस ऑफ प्राइड डेवलप हो जाए, या उनके अंदर कम से कम वो भेदभाव ना रहे। तो जब तक वो नहीं जाएगा तब तक के लिए रिजर्वेशन रहना चाहिए। ये समाज की ही गलती है कि समाज उनको उस दृष्टि से देखता है, और उसके बाद फिर जब उनको रिजर्वेशन दिया जाता है तो फिर आपको तकलीफ होती है कि यार तब आप मेरिट की बात करते हो। तो जो मेरिट शब्द है ना, उस मेरिट के शब्द को पहले इन टोटलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। मेरिट का मतलब सिर्फ स्किल नहीं है, सिर्फ आपके अंदर कितनी प्रतिभा है वो नहीं है, बट वो प्रतिभा आपकी किस सर्कमस्टेंसेस में डेवलप हुई, आपकी मानसिक स्थिति क्या थी। अगर एक दलित बच्चा है जो पैदा होता है, बचपन से उसको बताया जाता है कि तुम दलित हो, बार बार उसको ये बात कही जाती है, वो उसी मेंटल स्टेट में बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसको बहुत ढेर सारी चीज़ें अनअचीवेबल लगती हैं। उसको लगता है यार ये सारी चीज़ें मैं अचीव नहीं कर सकता। जब एक बड़ी हाई कास्ट का लड़का होता है, जिसको सवर्ण हम कहते हैं, वो जब बड़ा होता है उसको शुरू से बताया जाता है बेटा तुम तो रूल करने के लिए पैदा हुए हो। तो उसको सब कुछ उसको लिए लगता है कि उसको दुनिया उसके लिए खुली हुई है। तो जिसके लिए दुनिया खुली हुई है और जिसके लिए दुनिया बंद है, आप उसको उठा करके दोगे नहीं, तो ये आपको उठा करके देना पड़ेगा। जब तक आप ये सोच नहीं ख़त्म करोगे तब तक रिजर्वेशन नहीं ख़त्म होना चाहिए। जिस दिन ये सोच ख़त्म हो जाए उस दिन आप रिजर्वेशन पूरा ख़त्म कर दो उस दिन। और मैं इस चीज़ का पक्षधर हूँ कि सरकार को एक्टिवली इंटरकास्ट मैरिज पे पैसे देने चाहिए। उसको रिवॉर्ड करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज करे उसके लिए स्पेशल एक रिवॉर्ड होना चाहिए कि भाई आपने इंटरकास्ट मैरिज की है, आप समाज को आगे लेकर के जा रहे हो। हमारे कास्ट आज तक जो चल रही है उसका सबसे बड़ा रीज़न है मैरिज, सबसे बड़ा रीज़न है शादी। सिर्फ एक शादी ऐसा इंस्टीट्यूशन है और एक ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम आज तक चल रहा है। लोग ब्लेम करते हैं पढ़ाई लिखाई पर, लोग ब्लेम करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, लोग ब्लेम करते हैं कि हमारे रिलीजियस गुरुज़ के ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज शादी में जब भी आप जाते हो तो लोग जब भी शादी करते हो तो सबसे पहली चीज़ जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि भाई अच्छा चलो बताओ लड़की की कास्ट क्या है। सारे हम सभी लोगों के घरों में हमारे कई भाई बहनों ने इंटरकास्ट मैरिज की। मैंने इतना पीछे पड़ करके अपने मम्मी पापा के, अपने घर वालों के, मतलब मेरे चाचा लोग, सब लोग इतना पीछे पड़ करके तब जाके मैंने सपोर्ट करके कराया, वरना उनको लगता था ये क्या घोर पाप करने जा रहे हो। मैंने कहा आप किस दुनिया में जी रहे हो, किस ज़माने में जी रहे हो। भाई कास्ट होती क्या है? अगर आप अमेरिका में पैदा हुए तो क्या आपकी कास्ट होती? भाई आप एक अमेरिकन सिटीज़न होते और आप क्रिश्चियन होते तो कास्ट क्या होती? तो मैं यहाँ पे पैदा हो गया हिंदुस्तान में आप लोगों के घर में, तो आप मुझे डिप्राइव करोगे क्या? तो मेरा कोई बदकिस्मती है क्या? वो बदकिस्मती तो कितने लोग झेल रहे हैं आप सोचो हिंदुस्तान में। वो सोच चेंज करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी। रिजर्वेशन के ऊपर तो बातें हम जो बातें करते हैं वो मुद्दे से ही भटकी हुई बातें करते हैं।
हम कभी ये बात ही नहीं करते कि यार रिजर्वेशन ज़रूरी क्यों है। आप तो कास्ट को पहले गुस्सा दिलाते हो, कास्ट आके आपको कुछ बोलती है, आप कुछ बोलते हो उस कास्ट को, यही सब चलता रहता है। बट मुद्दे की बातें ही नहीं होती। हमें इंडिया नीड्स अ सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म से पहले हमें सोशल रिफॉर्मर्स पैदा करने पड़ेंगे जो कि जा करके लोगों का दिमाग चेंज करें। अगर आप लोगों को ओरिएंट नहीं करोगे ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए, तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। पर ये काम नेता लोग का भी है ना, नेता लोग तो उसको यूज़ करते हैं, वो एम्पावर कहाँ करते हैं। नेता लोगों को पता है ना, नेता मैंने आपको जैसा बताया कि वो अंकल आएंगे, वो आकर के आपको चॉकलेट खिलाएंगे, टॉफ़ी खिलाएंगे, चले जाएंगे। क्योंकि अगर आप आकर के ऐसे करने लगोगे तो देन यू रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम। आपको तो पूरा लाइफ टाइम चाहिए ना किसी को ठीक करने के लिए। जितने भी थेरिस्ट्स को आप देखोगे, एकेडमिशियंस को देखोगे, वो बातें करते हैं इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की, कि मुद्दों की राजनीति। तो मुद्दे क्या हैं? तो क्या आप मुद्दों के बारे में बात कर पाते हो? क्या आप मुद्दों के बारे में चर्चा कर पाते हो? इस बार पहली बार थोड़ा बहुत मैनिफेस्टो के ऊपर चर्चा हुई, वरना तो चर्चा ही नहीं होती इलेक्शन में मुद्दों के ऊपर। हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी पार्टीज़ में के मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है। ज़्यादातर लोग सिर्फ ऐसी हवाई बातें करते हैं, नारे लगते हैं। तो हम में से भी कितने लोग ऐसे हैं जो साथ में बैठते हैं और डिसाइड करते हैं यार इस बार किसको वोट देना है, चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो वो जो डायरेक्शन देना है ना, वो हम लोगों का भी तो कर्तव्य है। जो अब ऐसे लोगों को, ऐसे जो समाज के लोग हैं, वो आप समझ लो कि वो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग इवॉल्व हैं थोड़े, हम लोग थोड़े बेटर ऑफ हैं, हमारी रहन सहन, हमें ऊपर वाले की दया से हम लोग थोड़े अच्छे परिस्थिति में आज रह रहे हैं। तो उनको डायरेक्शन देना हम लोगों का ही कर्तव्य है, और आप जैसे लोग ही उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। हम सब लोग ऐसे ही लोग मिलकर के डायरेक्शन दे सकते हैं। तब जा करके वो ऐसे जब अंकल आएंगे तब वो उनको मना कर पाएंगे। तो हम अंकल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप आकर के जी डायरेक्शन दे दो। फेयर इनफ। जब आप अफसर बने थे उस टाइम पे जो एग्ज़ाम जिस तरीके से होते थे और अब जिस तरीके से लोग एग्ज़ाम को अप्रोच करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को, आप कुछ अलग देखते हैं इसमें कोई अप्रोच को लेकर के, चाहे वो एस्पिरेंट हो या जैसे उसको कंडक्ट किया जाता है? नहीं, अब पैटर्न चेंज हो गया है। पहले जब हमने क्लियर किया था तब CSAT नहीं था, प्रीलिम्स में 2 ऑप्शनल्स होते थे। अब पैटर्न चेंज हो गया है, तो अब काफ़ी अलग हो गया पहले से पैटर्न। और प्लस अब जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत अलग फील्ड से आ रहे हैं। पहले इतने डाइवर्स फील्ड से नहीं आते, तो उनका इतना डाइवर्स बैकग्राउंड नहीं होता था जी। तो वो अच्छी बात है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वैसे वैसे जो यंग ऑफिसर्स बन रहे हैं वो उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपडेटेड हैं, ज़्यादा टैलेंटेड हैं हम लोगों से। क्योंकि अब आप सर्विस में नहीं हैं और आप सोशल लाइफ में भी हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं। अब पैसा कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि अगर सर्विस में होते तो मैं ये सवाल पूछ नहीं सकता था आपसे। नहीं, पैसा हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है और पैसा रहना भी चाहिए इम्पोर्टेंट। पैसा एक बहुत ही यूज़फुल रिसोर्स है और पैसा हमेशा आपको सही तरीके से कमाना चाहिए। आप अगर कभी भी गलत तरीके से पैसा कमाते हो तो कहीं ना कहीं आकर के किसी एक स्टेज पर आपकी लाइफ की पीस को वो डिस्टर्ब करेगा। जब हम शुरू में हमारी नौकरी लगी थी तो हमें तो पॉकेट मनी तो बहुत कम मिलता था, हमें 3,000 रुपये पॉकेट मनी मिलते थे। तो पहली सैलरी जब आई 35,600 रुपये की, तो मुझे लगा कि मैं इस विश्व का सबसे अमीर आदमी हूँ। इतना पैसा तो मैंने देखा ही नहीं एक साथ। यार क्या ही कमाल की चीज़ हो गई। तो मेरे जितने दोस्त थे मैंने सबको कैसे ऐसे करके बांट दिया। मैंने कहा चलो तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें आओ, चलो यहाँ पार्टी देते हैं, तुम्हें यहाँ पार्टी देते हैं। और ऐसे करके 6-7 महीने तो यही इसी यूफोरिया में मैं रहा। यार क्या ही कमाल की ज़िंदगी हो गई यार, मैं कितना अमीर हो गया हूँ, इतने पैसे। वो सैलरी अपने आप में बहुत बड़ी थी जी। अब फिर आप जैसे जैसे लाइफ में ग्रो करते हो और आगे जाते हो, फिर आप देखते हो कि यार बहुत से लोग बहुत पैसे वाले हैं। तो आपको ज़िंदगी में कुछ और करना पड़ेगा। अगर आपको उस तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए, आपको थोड़ा और अपने आप को निखारना पड़ेगा, अपने आप को और तराशना पड़ेगा और आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है सर्विस से? अगर आप एक्टिंग में जा रहे हैं और गए तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मतलब मेरी मम्मी और मेरी वाइफ, मेरी बहन, उन सबको तो मैंने बता दिया था कि भाई मैं ऐसे करने वाला हूँ। मेरे फादर को मैंने नहीं बताया था क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन देते हैं, मेरे से झेला नहीं जाता। इस उम्र में भी? इस उम्र में भी। डैड इज ऑलवेज अ डैड, वो तो हमेशा ही रहेंगे। तो डरते हो आप अपने पिताजी से? बहुत ज़्यादा।
ओके, तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन? तो मैंने उनको बताया नहीं, उनको न्यूज़पेपर से पता चला। अच्छा। तो वो अगले दिन मुझे फ़ोन करने लगे, मैंने फ़ोन नहीं उठाया उनका। तो मम्मी को फ़ोन करने लगे, मेरी वाइफ को फ़ोन की, बहन को फ़ोन की, ये क्या हो गया, ये पागल हो गया, ऐसा ऐसा। पापा के अखबार से वो फिल्म वाला पन्ना फाड़ दो। तो ऐसे हमेशा मेरे ऐसे से डिसीजन से हमेशा वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं। बट बेटा तो बेटा ही है, बाद में फिर हाँ। रहना तो साथ में ही है। जी, आपकी वाइफ भी एक बहुत ही डेकोरेटेड IAS ऑफिसर हैं, दुर्गा शक्ति नागपाल। आप लोगों की मुलाकात कैसी हुई? और उनके फादर भी सिविल सर्विसेज में थे, तो हम लोग पहले से जानते थे, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। फिर जब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे तो हम लोग चूँकि साथ में मिले और तभी मुलाकात हुई, सिलेक्शन हो गया साथ में ही। तो फिर एक नेचुरल ऐसा रहा कि चलो भाई दोनों बच्चे एक दूसरे को जानते हैं, तो चलो शादी कर देते हैं। तो IAS की शादी हो जाता है कि जनरली? हाँ, बहुत होती है। बहुत होती है, जैसे डॉक्टर का तो हो जाता है। नहीं, शादी तो कोई किसी से कर ले। हाँ नहीं, वो ठीक है, बट ये बेस्ट मैच है, ऐसा मानते हैं क्या? ये अच्छा कॉम्बिनेशन है? नहीं, देखो बेस्ट मैच तो ऐसा होता है ना जो आपको बेस्ट लगे। ओके, सबका अपना बेस्ट होता है। ठीक है। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये आप दूर करिए सर, कि अगर आपने इस्तीफा दिया है, अभी अपनी सर्विस को छोड़ा है और अब आप सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, अपने जौनपुर के लिए काम करना चाहते हैं, फिल्मों में भी आप आएंगे, वेब सीरीज में भी हैं, तो अगर वापस से सर्विस ज्वाइन करनी है तो क्या की जा सकती? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। तो क्या प्रोसेस होता है उसका? आप अप्लाई करते हो कि जी मैं वापस से सेवा में आना चाहता हूँ, गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है, आप वापस से आ जाते हो। फिर एग्जाम तो नहीं देना पड़ता? अगर ऐसा होता तो छोड़ दे आप कि एग्जाम देना पड़ेगा वापस UPSC का। नहीं, देखो एग्जाम तो जिंदगी के ना हर एक स्टेज पे है, वो ठीक है, एग्जाम तो देना ही बट ऐसा एग्जाम नहीं है UPSC जैसा एग्जाम। हाँ, UPSC ऐसा एग्जाम नहीं है। तो बट पेपर नहीं देना पड़ता, मतलब आप, हाँ, पेपर नहीं देना पड़ता, अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट से पैरवी करनी पड़ती है कि जी ले लो, और अगर गवर्नमेंट चाहती है तो फिर एक सेकंड का काम है। वाह। अच्छा, एक ना बहुत ही एवरग्रीन सवाल है, और क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है तो इसका जवाब बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अक्सर ये बात होती है कि जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसको एडमिनिस्ट्रेटर को चलाना चाहिए या एक्स क्रिकेटर्स को, फॉर्मर क्रिकेटर्स को चलाना चाहिए, तो इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? मैं हमेशा मानता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को चलाना चाहिए, बट स्पेशलिस्ट नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्रिकेटर के साथ में होनी चाहिए। ओके। किसी भी बॉडी को रन करने का ना एक तरीका होता है जी, वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को ही पता होता है जी। तो आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते होगे, बट उसका ये मतलब नहीं कि आप क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छा चला लो। तो जैसे एक एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग करता है बट वो फिल्म प्रोड्यूस करते बहुत अच्छी, ये नहीं कहा जा सकता। ट्रू। तो अगर उसको एक डायरेक्टर अच्छा मिलेगा, प्रोड्यूसर अच्छा मिलेगा, तो एक्टिंग बहुत अच्छी करेगा और फिल्म बहुत अच्छी हो सकता है। बट आप ये सोचो कि यार वो फिल्म भी वैसे ही प्रोड्यूस कर दे चूँकि बहुत अच्छा एक्टर है, तो ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए क्रिकेटर का काम है क्रिकेट खेलना, एडमिनिस्ट्रेटर का काम है बोर्ड चलाना, वो चलाएगा बेटर चलाएगा। तो जय शाह सही कर रहे हैं मतलब? ये तो आप बताओगे। मैं कैसे बताऊं? क्रिकेट के आप इतने बड़े एंथुसियास्ट हो, इतना ढेर सारा पॉडकास्ट आप इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर रहे हो। नहीं, मेरा क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बताइए, जय शाह सही चला रहे नहीं BCCI? कमेंट करके बताइए और ये क्लिप जय शाह तक पहुंचाइए। ओके। अच्छा, आपकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या है? अभी एज सच पॉलिटिकल एस्पिरेशन है नहीं मेरी। जब होगी तो फिर देखते हैं। और आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी तो मेरी लाइफ की है, लाइफ की आइडियोलॉजी है कि मैंने ऐसा सोचा है, पता नहीं ऐसा कभी होगा कि नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में ना देश की बाउंड्रीज ही ना रहे, सिर्फ एक प्लैनेट रहे और एक ही देश रहे, वन प्लैनेट वन नेशन, और एक ही धर्म रहे। वो धर्म को आप इंसानियत कह लो, उस धर्म को कुछ भी कह लो। तो ऐसा अगर हो गया तो ये इतनी ढेर सारी जो वेस्टेज है ना रिसोर्सेज के, पहले तो आपने इतने ढेर सारे देश बना लिए, उस देश के फिर हर एक के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, फिर उसके हर एक देश के इतने ढेर सारे सैनिक हैं जो लगे हुए हैं उस बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं कि जी आप मत एंटर कर जाना। तो क्यों एंटर करने से इतना रोक रहे हो भाई? क्या हो रहा है? क्यों इतनी परेशानी है? आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दो सोसाइटी का, कि कोई किसी से कुछ छीन करके भाग ना सके।
बट इतना जो पैसा वेस्ट होता है ना सेना के ऊपर, फिर वो किसी को मारते हैं, उनकी सेना उनसे आकर के लड़ती है। अब रशिया यूक्रेन की वॉर ही चले जा रही है, कितना टाइम हो गया, इतने इतने ढेर सारे लोग हर दिन मर रहे हैं। कभी उनका लीडर उनके ऊपर ही आ जाता है चढ़ने, वो वॉर छोड़ करके वापस आ गया मॉस्को की, जी हम तुम्हें हटाने आए हैं। तो कुछ भी हो जा रहा है, आप क्यों ही इतना कर रहे हो? आप लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करो ताकि सोसाइटी में अनरेस्ट ना हो, कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स ना रहें, वो आपका सामान छीन करके ना भागे, आपको यू नो लॉ एंड ऑर्डर ना डिस्टर्ब करे, उसको स्ट्रॉन्ग करो। बट बॉर्डर्स के ऊपर इतना पैसा खर्च करके न्यूक्लियर वेपन्स, फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, फिर इतने ढेर सारे टैंक, ये बना ही क्यों रहे हो? आप बनाते हो, उसके बाद फिर आप दे देते हो, फिर कहते हो यार वही लोग यूज़ कर रहे हैं। आप जब सामान ही बनाओगे मास किलिंग का, तो उससे होगी क्या? उससे मास किलिंग ही तो होगी ना एक दिन, चाहे आपकी हो चाहे किसी और की हो। वो ओरिएंटेशन कैसे आएगा सोसाइटी में, कौन लेकर के आएगा, वो आई डोंट नो। क्योंकि इसके कई मतलब आयाम है, इसके कई डायमेंशंस हैं और इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक इकोनॉमिक तरीका है, एक पॉलिटिकल तरीका है, एक स्पिरिचुअल तरीका है। देखो स्पिरिचुअल तरीका तो बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है ना, आपको ये लाइफ बहुत ही प्रेशियस लाइफ है। आप इंसान बने हो, आप इतनी ढेर सारी स्पीशीज़ हैं इस प्लेनेट पे, उनमें से एक इंसान ही इतना अलग क्यों है? मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर कि ऐसा क्या इंसान अलग करते हैं कि वो इस पूरी प्लेनेट पे अपना अधिकार समझते हैं। जैसे आज आप कोई ज़मीन ख़रीदने जाते हो तो आप पूछते हो क्या कि अरे भाई साहब यार यहाँ पे जो गाय रहती है उससे थोड़ा पूछ लें क्या, ये ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ। अरे वो ऊपर चिड़िया हैं 8-10, उनसे थोड़ा पूछ लेते हैं। ये कुत्ता घूम रहा है, इससे भी पूछ लेते हैं कि सर ये ज़मीन ली है मैंने। हम ऐसा तो नहीं करते ना, हम तो सिर्फ जाते हैं भाई ये ज़मीन पे किसका नाम लिखा है यार, ज़रा तहसील से पता कर लो। हाँ जी, उससे चलो उसको पैसे दे देते हैं, आज के बाद ये ज़मीन हमारी होगी। अब इसमें जितनी भी स्पीशीज़ रह रही हैं, कुत्ता, भैंस, गाय, ये सब, इनसे कोई मतलब नहीं हमें, इनको तो हटा के हम बाहर कर देंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स का इतना मोरल हाई हो गया कि उनको लगा कि यार दुनिया ही मेरी है, तुम और कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ह्यूमन बींग्स ही ऐसी स्पीशीज़ हैं जहाँ पे जब एक मेंबर दूसरे मेंबर को कुछ समझाता है तो उसको समझ आ जाता है और उसके कहने से वो काम कर देता है। अब जैसे 2 कुत्ते बीमार हों तो वो तीसरे कुत्ते को बुलाएं, भाई हम दोनों बीमार पड़े हैं, तू जा ज़रा हमारे लिए रोटी ले आ, और कल जब हम ठीक हो जाएंगे हम तेरे लिए रोटी लाएंगे। तो ऐसा होगा क्या? वो बेचारे बीमार ऐसे ही पड़े रहेंगे और वो भी ऐसे ही खाली घूमता रहेगा, लेकिन रोटी ला के नहीं देगा, तो ये बेचारे बीमार ऐसे ही रहेंगे। तो अगर ऐसा होता सपोज़, तो मान लो हम कुत्ते की ज़मीन कब्जा करने जाते हैं, वो कहता अच्छा तेरी ऐसी कि तैसी, रुक जा अभी और कुत्तों को लेके आता हूँ, 1000 कुत्ते लेके आ जाता। हम कहते नहीं भाई हमें नहीं चाहिए ज़मीन, हम छोड़ के आ जाते। तो चूंकि उनके अंदर संगठित करने की शक्ति नहीं है अपने आप को, इस वजह से वो हमसे पीछे हैं। तो ये जो हमें मिला हुआ है ना, बहुत बड़ी एक कह दो कि बरकत मिली हुई है। तो इस लाइफ के मायने समझने चाहिए जी। तो जब तक आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं होंगे, जब तक स्पिरिचुअली ओरिएंटेड नहीं होंगे कि भाई क्यों, और स्पिरिचुअल का मतलब धर्म नहीं है, धर्म तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है उस जर्नी का। क्योंकि लोगों ने कहा भाई एक सुपर पावर है, उसको ईश्वर कह लो, सब लोगों ने अपना अपना नाम दे दिया। अब हम जैसा वो है जो सुपर पावर हमें कहती है कि ज़िंदगी ऐसी है, हम अपनी ज़िंदगी को वैसा देखते हैं। तो हम हर दिन सोचते हैं कि चलो यार हमारे आदर्श कौन है, भगवान श्री राम है। तो भगवान श्री राम ने क्या क्या किया था, उन्होंने जी ऐसा किया था, अपने पिताजी की बात बहुत मानी थी, ऐसा 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 किया था, वो हो गए। चलो जी हमारे आदर्श कौन है, हमारे आदर्श पैगंबर मोहम्मद है, उन्होंने क्या किया था जी, उन्होंने इतना इतना त्याग किया, चलो हम वैसा मानेंगे, वैसी ज़िंदगी जिएंगे। किसी के आदर्श जीसस क्राइस्ट हो गए, किसी के बुद्धा हो गए। बट उसको करने के बाद क्या आपकी ज़िंदगी मीनिंगफुल हो पा रही है क्या? आप उसके बाद भी क्या सिर्फ आप ऐसे तो नहीं हो कि अंधे हो गए बस आप वही कर रहे हो, आप सिर्फ उनकी पूजा कर रहे हो, आप क्या उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर पा रहे हो और उनकी टीचिंग्स का जो एसेंस है उसको फॉलो कर पा रहे हो क्या? भाई भगवान श्री राम तो बहुत ज़माने पहले रहे ना, तो अब आप थोड़ी राजा हो कि अब आप एग्जैक्टली वैसा ही करोगे जैसे वो कर रहे थे। तो आपको तो वो एसेंस ड्रॉ करना है उनकी ज़िंदगी से कि भाई अगर ऐसा ऐसा सिचुएशन में उन्होंने ऐसा काम किया तो मैं भी ऐसी परिस्थितियों में ऐसा काम करूँगा। उन्होंने जाकर के शबरी के जूठे बेर खा लिए, वहीं लक्ष्मण जी बोलने लगे अरे तुम पागल हो गई हो भाई, भगवान श्री राम को जूठे बेर दोगी,
तो भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं यार, मेरे को इस एक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसके पीछे का जो इंटेंट है वो मेरे को बड़ा पायस लगता है, बहुत पवित्र है। उस बेचारी के पास और कोई तरीका नहीं था ये पता करने का कि यार ये बेर मीठे हैं कि ख़राब खट्टे हैं। तो उसने आधे चख करके रख दिए कि भाई भगवान का टाइम ना ख़राब हो कि वो आकर के खट्टे बेर खा लेंगे मेरे घर में तो कहेंगे कैसी मेहमान नवाजी है, इसने मेरे लिए इतना वर्षों इंतज़ार किया और मेरे को खट्टे बेर खिला दिए। तो वो तो बेचारी ये सोच रही है। तो उस एसेंस को आपको पकड़ना चाहिए कि भाई किसी भी एक्ट में इंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे अगर लोग हमें स्पिरिचुअली ओरिएंट कर पाएँ, जो ऐसे बहुत ढेर सारे धर्म गुरुज हैं जो कहते हैं, तो कभी कभी उनकी बातों को सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई एक बात बहुत हिट करती है, कभी कभी कुछ बातें ख़राब लगती हैं, उन कई बातों से इत्तेफाक में नहीं रखता, लेकिन कम से कम सोचना तो चाहिए ना जी। वो मुझे लगता है समाज में सबको सोचना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ये एक टेंडेंसी होनी चाहिए, हमें उन लोगों को उस तरफ ओरिएंट करना चाहिए कि थोड़ा सा कुछ वक्त निकालो और लाइफ के मायने समझो। ये सोचो कि किस दिशा में जाना है, आगे बढ़ना है, किस दिशा में आप जाओगे तो आपको ज़्यादा सुख मिलेगा। एक आपको बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। एक मैं किसी गुरुजी का ही मैं एक सुन रहा था पॉडकास्ट, तो वो कहते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनसे सब लोगों को कहते हैं कि भाई चलो हमें सिखाने का वक्त आ गया है, कि बच्चे को हम सब लोग मिल करके सिखाएंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे। बट मैं कहता हूँ कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो सीखने का वक्त आ गया है। बच्चे से सीखो, वो कितना कुछ सिखाएगा। तो अगर बच्चा, आप देखोगे कई बार गरीब बच्चे टायर लेकर के, पंचर टायर है वो लेके भाग रहे हैं और उसमें भी बहुत खुश हैं। अब हम अगर जा करके कहते हैं उनसे, कह रही तुम पागल हो, ये पंचर टायर लेकर के भाग रहे हो, इसमें क्या खुशी मिल रही है तुम्हें नया खिलौना चाहिए, तो वो बेचारा दुखी हो जाएगा। आपने जैसे उसको बताया कि भाई इसमें तुम्हें खुशी नहीं है, इसमें तो दुख है, तो आपने तो गलत चीज़ सिखा दी ना उसको। वो बेचारा खुश था अपनी ज़िंदगी में, वो एक टायर लेकर के बहुत खुश था, उसको लग रहा था ये उसका खिलौना है, आपने ख़राब कर दिया। मैं और मेरी बेटी एक बार ऐसे लूडो खेल रहे थे, तो लूडो में कभी 1 आए, कभी 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए ऐसे। तो मेरी वाइफ ऐसे गुजरी तो उन्होंने देखा कि उसका 6 आया हुआ था, तो बोली अरे वाह तानिया तुम्हारा तो 6 आ गया। तो कहती 6? तो कहती हाँ 6 आ गया ना, तुम्हें एक और चांस मिलेगी, ऐसा होगा। तो कहती अच्छा। फिर आ गया 6, तो एक और चांस मिल गई, फिर वो चल दी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर 6 आ गया, फिर खुश हो गई, फिर 6 नहीं आ रहा था। तो कहती पापा 6 नहीं आ रहा। मैंने कहा यार एक स्टेटमेंट, अभी तक उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, वो इसी पे खुश थी कि यार कुछ तो आ रहा है इस पर। तो उसकी हर बार गोटी आगे बढ़ जा रही थी। तो कहती पापा 6 नहीं आ रहा, पापा 6 नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं दानिया, 6 नहीं भी आ रहा है तो स्टिल यू विल विन। तो कहती क्या? मैंने कहा तुम जीत जाओगे। तो कहती पापा जीत क्या होता है? तो मैंने कहा यार जीत, मैंने कहा इसको जीत विन ये पता ही नहीं है। अब इसको 6 पे इतनी परेशान हो गई है, अगर मैंने इसको जीत बता दिया तो इसका तो पूरी गेम से ही मज़ा ख़त्म हो जाएगा। अब उसके पहले जब मेरी गोटी कट रही थी तो भी खुश हो रही थी, उसकी गोटी कट रही है तो भी खुश हो रही है, उसको कोई दोनों में कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा। अगर मैं उसकी गोटी काट दूँ तो भी खुद खुश हो रही थी, ताली बजा रही थी, अरे वाह मेरी गोटी काट दी पापा ने। वो मेरी गोटी काट दे तो भी मैंने पापा की गोटी काट दी। करेक्ट, दोनों चीज़ पे खुश हो रही थी बराबर। अब जैसे ही उसको मैं डिफरेंस बता दूंगा ना हार और जीत का, तो उससे मैं ये खुशी छीन लूँगा। और ऐसे ही कितनी खुशियाँ हमारी छीन ली गई। और ये सोचो प्रोसेस सिर्फ एक बार होता है, आपने एक बार बस सिर्फ बताना है, उस फीलिंग को आप अनलर्न नहीं कर सकते। एक बार आपने बता दिया, आपके जहन में बैठ गया, वो निकल नहीं सकता दिमाग से। परफेक्ट, अमेजिंग। सो क्विक रैपिड फायर विद अभिषेक सिंह, रेडी सर? ऑलवेज। योर फेवरेट पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन कोई भी नहीं है। हाँ? कोई भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है जिससे आप सीखते हैं? चाहे मतलब चलो फेवरेट नहीं, जिससे आपने। मैं बताता हूँ, वो इसलिए है क्योंकि पॉलिटिक्स जो शब्द है ना, मैं किसी का भी नाम लूँगा तो वो पॉलिटिकल आंसर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्या लगता है दोस्तों, इनके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। आईएएस बन जाने के बाद एक बढ़िया चीज़ और एक ख़राब चीज़ आपके हिसाब से? सब बढ़िया ही हुआ है, ख़राब तो कुछ भी नहीं हुआ। और अच्छा ये हुआ है कि मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लगा कि यार मैंने कुछ अचीव कर लिया ज़िंदगी में। लोगों ने मेरे को बहुत रिस्पेक्ट से देखना शुरू कर दिया और मैं बहुत कुछ कर पाया लोगों के लिए इतने टाइम में, और इतना कुछ सीख पाया जो शायद पॉसिबल ही नहीं होता कभी।
एक लड़के को जो स्टूडेंट है और वो अचानक से IAS में आ जाए और उसको इतना कुछ देखने को, सीखने को, समझने को मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप में ये है तो IAS मत बनो, क्या है वो? कुछ भी IAS बन जाओ, अगर आपके अंदर कुछ भी IAS बन जाओ, IAS आपको ठीक कर देगा। तो या तो आप IAS में रहोगे या IAS छोड़ के भाग जाओगे। एस्पिरेंट अभिषेक को IAS अभिषेक कोई सलाह देंगे? तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा बोलेंगे। वेल डन अभिषेक। वेल डन अभिषेक। लास्ट अटेम्प्ट वाला अगर कोई स्टूडेंट ये देख रहा है तो उसको कोई सजेशन? मैं बोलूँगा कि कोई प्लान भी मत रखो और पूरी शिद्दत से लग जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा ना हो। परफेक्ट। फेम, पावर, मनी, इसको राइट ऑर्डर में लगाइए ना। तीनों बराबर चाहिए। अच्छा, तीनों बराबर चाहिए। ओके। तीनों में 300% से- चाहिए, 30, अरे 1 2 3 3000%, 3 लाख%, जितना मिले उतना ले लो। ये तीनों? तीनों, ओके। जितना मिले उतना ले लो। और मज़ा ही अलग है, सबका अपना अलग मज़ा है। अगर उसमें से कुछ भी कम है ना तो ऐसे ज़िंदगी में कुछ मिसिंग लगता है। ठीक है। IAS या बॉलीवुड? सब कुछ, दोनों दोनों। ओके। इंस्टाग्राम या ट्विटर? दोनों दोनों दोनों। अब अगले, अब से एक ही बोलना है, ठीक है? अच्छा ठीक है। बी प्राक या जुबिन नौटियाल? एक नहीं बोल सकते, और भी बहुत हैं, बादशाह, हार्डी संधू, वो सब भी हैं साथ में। अच्छा, फिर भी चलो मैं बोल देता हूँ बी प्राक, पहला गाना। बी प्राक। पहला गाना बी प्राक पाजी के साथ था, तो बिल्कुल वो एक अलग फीलिंग है उसकी। जी, ठीक है। जौनपुर या दिल्ली? जौनपुर को तो लेकर के जाना, दिल्ली से भी ऊपर। ओके। शाहरुख या सलमान? दोनों। ये लास्ट था अभी, ठीक है। धोनी या कोहली? कोहली। ओके। बैंक में पैसे या इंस्टा पे लाइक्स? जिंदगी में लाइक्स मिले ना बेटर है। वाह, क्या बात है। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अभिषेक सिंह, आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे आए, द रौनक पॉडकास्ट। मैं चाहता हूँ आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिंग के दौरान पहुंचे, TRP आपकी बढ़ती रहे। TRP बिल्कुल। सो एंड गाइस, कैसा लगा ये पॉडकास्ट, ये बातचीत? कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा? प्लीज़ उसके बारे में मेंशन ज़रूर करिएगा और ये पॉडकास्ट और भी लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने लायक है इस पॉडकास्ट में आपके लिए भी। एंड चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, इसे लाइक भी करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। जाते जाते अभिषेक सर, कुछ बोलना है हमारे व्यूअर्स को? मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी बहुत मस्ती से जियो। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, हमें नहीं पता कब तक हम इस पृथ्वी पर। तो जब तक रहो, खुशी से रहो, अपने आसपास के लोगों को खुश रखो और खूब प्यार करो, खूब प्यार पाओ और खूब तरक्की करो। थैंक यू वंस अगेन। और एक बार शुक्रिया। 3-4 कप पी लिया इन्होंने यार। ग्रीन टी था? नहीं, ये पानी था ये। अच्छा, पानी था? तो 2 ही कप पिया चाय।